सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पहले अपना अलग ग्रुप और अब कॉर्नर मीटिंग्स। खबर यह है कि जहांगीर तरीन फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं, बल्कि हुकूमत पर किए गए अपने एहसान भी याद दिलाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए तरीन साहब ने न सिर्फ बढ़ती कीमतों हुकूमत को आड़े हाथों लिया बल्कि एतराफ़ भी किया कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनाने में उनका अहम किरदार था। लेकिन सवाल माजी का नहीं हाल का है कि अब उनका हुकूमत में, पार्टी में कोई किरदार है भी या नहीं। सवाल यह भी है कि इन कॉर्नर मीटिंग्स और एहसान याद दिलाने के पीछे मुद्दा क्या है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन के सियासी पिच पर फिर मुतहरिक होने के ताने बाने सियासी पंडित मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ रहे हैं, जिस पर साजिशी और अफवाह साज फैक्ट्रियां सरगर्म हो गई हैं। रोज नित नई बातें, नए नए तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। एक तकरीरी को लेकर सियासत और सहाफत दोनों में भौंचाल की सी कैफियत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम तकरीरों पर मुल्क को तमाशा बना दिया है। दावा यह था कि सच एक दिन जरूर सामने आता है। आइन जो इख्तियारात एक मुंतखब वज़ीर आज़म को देता है उस पर कोई दो आरा नहीं है, लेकिन इमरान खान आइनी वज़ीर आज़म नहीं है। इन्होंने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला है। ये इल्ज़ाम अपनी जगह कल विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वाज़े कर चुके हैं कि इस मामले पर सिविल और उसकी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में फवाद चौधरी ने फिर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। विफाकी वजीर ने मजीद बताया कि नई तकरीरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। खबरें हैं कि तकरीरी की समरी वज़ारत दिफा की तरफ से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तकरीरी का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सादा सा मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया कि अफवाह साजों को बातें बनाने का मौका मिला। इसी पर बात का आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ है। बाबर डोगर साहब, अब साहिबा को जो मौका मिला और जिस तरह से वो अब इस पर शॉट्स खेली हैं, आपके ख्याल से वो दुरुस्त है या अपना ही बयानिया उन्होंने दफन कर दिया है? समा साहब, असूली तौर पर तो उनको अपने बयानिए पे कायम रहना चाहिए। जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो का, तो उसमें अगर कोई जो भी सामने आता है, जो भी उसके क्राइटेरिया पे आता है, उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला वोट को इज्जत दो का नहीं है, मसला तो प्रोसीजरल है। जो इशू है मुशावरत का अमल, अब ये कह रहे हैं कि मुकम्मल हो गया, मुशावरत तो पहले ही मुकम्मल हो गई थी। और जो DGISPR से जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो इस इंप्रेशन में हुई थी कि समरी तो भेज दी गई है। तो अप्रूवल भी जब चौंका मुशावरत हो चुकी है और डिस्कशन हो चुकी है तो ये समझा गया कि ये एक फॉर्मेलिटी है। और 6 माह से सुना बात चल रही थी कि जनरल फैज हमीद साहब की पोस्टिंग इन्हें होनी है क्योंकि वो काफ़ी अपना टेन्योर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया, फिर उनके आगे यानी कोर कमांडर की तरफ उनको जाना ही है। ये बात तो 6 महीने से कहीं ना कहीं चल रही थी। देखिए उसामा साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं, उनकी जो ये एक्सटेंशन है वो 29 नवंबर 2022 को कंप्लीट होगी। उनके साथ 3 साल पूरे हो जाएंगे और वो फिर उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो 29 नवंबर 2023 को जो 22 को नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। सही। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको अभी एक कोर करनी है और इसका मतलब ये है कि 29 नवंबर 2021 से पहले उनको कोर संभालनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब 29 नवंबर जब जो 1 साल कम अज़ कम आपका कोर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू क्वालिफाई कि आप आर्मी चीफ बन सकें। ठीक है। तो मतलब ये था कि उनके पास 29 नवंबर का टाइम था। अब कुछ लोग तो जो अंदर जिस तरह से आमिर डोगर साहब ने ये बात की कि जी इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि उनको 1-1.5 महीना मजीद दे दिया जाए, कुछ अर्सा। कुछ अर्सा यही बनता है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब को भी पता है कि अगर उन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए क्वालिफाई करना है
तो फिर कोर जो है 29 नवंबर से पहले उनको कोर ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी वो क्वालिफाई करेंगे, उस रेस में आएंगे जिस रेस में आर्मी चीफ बनने के एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक, तो वो उसके लिए उनको जाना ज़रूरी है। अब सिर्फ इशू ये था कि खान साहब 1 महीने के लिए मज़ीद रोकना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन ये जो चीज़ थी ये भी डिस्कस हुई और मेरा ख्याल है कि इस पे भी डिस्कशन हो चुकी थी। अच्छा, और अब जो प्रोसीजर है बहाल वो अब अडॉप्ट हो गया है। अच्छा, समरी आ गई है। जी। तो अब उसामा साहब 3 नाम है, लेकिन एक चीज़ जब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा या क्या होने। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि नदीम अंजुम साहब भी होंगे, लेकिन चलें अब प्रॉपर प्रोसेस हो जाए। मामला काफ़ी हद तक सुलझा लिए गए और गुलाम नबी साहब आपसे ऑन एयर भी बात होती रही, ऑफ एयर भी बात होती रही, आपने फिर सही पेशगोई की कि कुछ मामला इस तरह चल रहे हैं लेकिन हल हो जाएंगे। अब नज़र आ रहा है कि हल हो गए हैं, वरना 3-4 दिन काफ़ी टेंशन में गुजरे। मगर मुझे ये बताएं कि जो मरियम साहिबा ने जिस तरह से ये जादू टोने की बात की है, अब मुझे समझ नहीं आ रही है मजहबी कार्ड क्यों वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये बताएं कि अब क्या आपकी खबर यही है कि अब मामला काफ़ी हद तक सेटल हो गए हैं? ये मरीम साहब ने जो बयान दिए हम आगे बात करेंगे, हमने केस पर भी उनके बात करनी है, उस पर मेरिट्स पर जो आज इरफान कादरी साहब ने उनके वकील ने जो कुछ कहा है उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन ये मामला अब सेटल हो चुका है सारा? बिल्कुल, जो ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई थी मामला वही है और उसके अलावा कोई मामला हो नहीं सकता। वो प्रोसीजरल मामला पूरे हुए थे और पूरी तरह से छान फटक के सब कुछ इस बात का ऐलान हुआ था। इससे आगे पीछे अदारा जो चाहता है वही होता है। अदारे की मुल्क जो है उसकी सरहदों की, नज़रियाती सरहदों की, उसकी जोग्राफी सरहदों की हिफाजत अदारे का काम है। तो वो अदारे ने जो अपना डिसीजन लिया है और वो मशावरत से लिया है प्राइम मिनिस्टर के, ऐसा नहीं है। तो बाद में मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन की तो कोई वो उस लिहाज से अहमियत नहीं रह जाती जब अनाउंसमेंट हो जाती है। अनाउंसमेंट हो गई थी और बाद में इसको हवा बनाया गया। हमारी तरफ से ये खबर कन्फर्म है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया जनरल हैदर साहब ने, इसको फॉर्मेलिटी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो गुलाम साहब उनसे भी हम बात करते हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए आप क्या कहेंगे, ये मामला कुछ मिस हैंडल हुआ है, कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं थी, या कहा जा रहा है जी कोई अना का मसला बन गया था, क्या था ये? कोई अना का मसला बनना तो नहीं चाहिए। ये तो आपको पता है कि जहाँ तक कोर कमांडर्स की या दूसरे जो फौज की अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं उनका प्रोसीजर तो बहुत क्लियर है कि वो पोस्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकाल देते हैं और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्वॉल्व नहीं होती पोस्टिंग ट्रांसफर्स में। लेकिन जो सिविल से डील करते हैं जिसमें ISI भी आ जाती है, एंटी नार्कोटिक भी आ जाती है, ईरा भी आ जाता है, NCOC जहाँ एक फौजी अफसर सिविल अदारों में काम के लिए जाता है, तो उसके लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भेजती है उसका अपना रिकमेंडेशंस। और इसमें चीफ जो है वो 3 आदमियों का पैनल नॉर्मली भेजता है जिनको वो मौजूद समझता है ISI के जिम्मेदारी संभालने के लिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो आगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भेजती है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ने उन 3 में से एक आदमी पर जो है वो टिक मार्क लगाना होता है और उसको अप्रूव करना होता है। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जो है जब ये राइटिंग में जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री से, उससे पहले आपस में टेलीफोन पर या बिल मुशाफा उसके ऊपर बातचीत भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आदमी मौजूद रहेगा, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या है, और वो उस चीज के ऊपर जो है फिर वो मुशावरत से उस पॉइंट पे एग्री कर लेते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अप्रूव करके अपने सेक्रेटरीट के थ्रू वापस डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री फिर प्राइम मिनिस्टर की इस अथॉरिटी के ऊपर नोटिफिकेशन निकालती है। लेकिन लगता यह है कि ये कोई शायद पहले अनाउंस है जिसकी वजह से ये पेचीदगी खामखा की पैदा हो गई है। तो बाकी तो ये प्राइम मिनिस्टर ही ने अप्रूव करना होता है DG ISI की अपॉइंटमेंट को। बिल्कुल ठीक, ये बात काबीना में भी हुई और जी ये बात काबीना में भी हुई है। और आमिर डोगर साहब जो चीफ विप हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक प्रोग्राम में भी इस हवाले से बताया है सारा कुछ काबीना में क्या हुआ और अब होगा क्या।
मैं आपको वो सुनवाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, क्या ये सब बातें पब्लिक डोमेन में, पूरे टेलीविज़न पर, पब्लिक के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह ये होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये कोई सही तरीका नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, जहाँ तक आजकल तो हमारी पब्लिक जो पोस्टिंग ट्रांसफर नॉर्मल होती है कोर कमांडर्स की, एडजुटेंट जनरल की, उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी लेना शुरू हो गई है। ये सब तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, ISPR भी इशू कर देता है। लेकिन इसमें देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बताया गया होगा कि फैज हमीद साहब जो हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है और वो उनके बहुत अरसा यहाँ पर आया है और उनका जो टाइम है नौकरी का वो कम रह गया है और उन्हें कमांड नहीं की कोर की। और फौज में कमांड सबसे अहम चीज समझी जाती है आगे प्रमोशन के लिए। बाकी कोर्सेज आपके ACR बाकी वो अपनी जगह है अपॉइंटमेंट, लेकिन कमांड को बहुत अहम समझा जाता है। जिसने कमांड नहीं की होती वो आगे प्रमोशन के लिए कंसिडर ही नहीं होता। तो अगर वो चाहते हैं कि फैज हमीद साहब का नाम जब अगले साल जाता है पैनल, इसमें उनकी सीनियरिटी के अंदर उनका नाम भी आएगा, तो अगर उन्होंने कोर की कमांड नहीं की हुई तो वो उस पर वो नुकसान प्रोफेशनली उठा जाएंगे। तो ये उनके ये फौज की रिक्वायरमेंट है और फौज का काम है कि टू इंश्योर कि उनको कमांड दी जाए कोर की। उन्होंने कमांड दी है और कमांड भी दी है उनको पेशावर कोर की, जिससे वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को वहां से बैठ के बेहतर मॉनिटर कर सकेंगे। तमाम बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर पे भी नजर रहेगी, बाकी चीजों पे नजर रहेगी। रही कि वो अफगानिस्तान का मसला जो आजकल है उसमें उनका तजर्बा है, तो उनका तजर्बा एज ए कोर कमांडर भी इस्तेमाल हो सकता है। वो ISI के जो नए DG उनको भी ब्रीफ कर सकते हैं और जब भी उनको इनपुट चाहिए हो तो वहाँ उनसे इनपुट ली जा सकती है जहाँ पर भी वो हो। अच्छा जनरल साहब, मेरे साथ हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ बाबर डोगर साहब भी हैं, इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हैं, वो भी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। एक छोटा सा सवाल ये कि चूँकि 12 अक्टूबर को ये सारा मामला हुआ, 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिस तरह टेक ओवर किया था वो भी है, तो आपको कोई खदशा है कि मामला आगे कोई खुदा न खास्ता बढ़ सकते हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर कोई इसका इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसी कोई आसार नहीं है और तमाम लोग अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, तमाम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। सब इस मसले की बारीकियों को, नज़ाकतों को समझते हैं कि पाकिस्तान को जमहूरी तौर पर मजबूत होना है। हर किसी इदारे ने अपना हिस्सा डालना है जमहूरियत को मजबूत बनाने में, जो कि फौज भी डाल रही है। तो इस तरह के आसार तो बिल्कुल भी नहीं, ना इसका सोचना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, एक चीज ये कही जा रही है कि जनरल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुर्तज़ा मुखातब हूँ आपसे इस्लामाबाद से। आपसे एक इससे पहले पिछले साल मामला हुआ था जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन का, और वो आपने देखा कि पूरे दुनिया में हमारी जगहंसाई हुई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए। फिर वहाँ पे भी रोज़ाना जो रिमार्क्स आते थे और जो कुछ भी होता रहा आपके सामने है, और अभी एक हफ्ते से ये चीज़ चल रही है। तो कितनी ये सेहतमंद सरगर्मी है मुल्क के लिए और मुल्क से मोहब्बत करने वालों के लिए? बड़ा इसके ऊपर क्या आप कमेंट करेंगे? जाहिर है कि ये जी जनरल साहब, मेरा ख्याल है उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। जनरल राइड मोइनुद्दीन हैदर साहब से हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बाबर डोगर साहब, जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने ये अच्छा पॉइंट आउट किया है कि ये एक दूसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक और कंट्रोवर्सी ये जनरेट हुई है। वो भी इसी तरह से मामला सेटल हो गया था, लेकिन उस दफ़ा मामला था अदालती मामला था, तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें हम ये कोई नहीं कह सकता था सिविल मिलिट्री रिलेशन। लेकिन इस दफ़ा जो मामला आया है वो ज़रा मुख्तलिफ है। देखिए उसामा साहब, जो अदालती मामला था वो भी यही था कि प्रोसीजर्स को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया। जो समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑफिस में भेजी गई वो ठीक नहीं थी। ठीक है। जनरल साहब, ये जो सवाल किया था गुलाम मुर्तज़ा साहब ने, उसका अगर आप जवाब दे रहे थे, सॉरी लाइन कट की थी। जी जनरल साहब। मैं आपसे यही कह रहा था कि ये जाहिर है कि ये इस किस्म के मामलात, इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होने चाहिए। इससे मुल्क की मईशत पर, मुल्क की गवर्नेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी
इससे ये फीलिंग शायद पैदा हुई कि कोई फौज के सिविल हुकूमत से कोई इख्तलाफात हो गए हैं या इस बात में कोई मसला पैदा हो गया जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज लगातार 3 दिन तक गिरती रही इसी बात के ऊपर। ऐसे ही तो ये सेंसिटिव इश्यूज हैं और इनको बिहाइंड द सीन जिस तरह तरीका होता है डिस्कस करके एक मजबूत पॉलिसी सामने आनी चाहिए और इस तरह का हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि जिसमें लोग अपने अपनी राय देना शुरू कर दें और इंटरफेयर करें और मतलब उससे फिर पेचीदगियां पैदा होती है, नाराजगियां पैदा होती हैं। अच्छा जनरल साहब, ये जो फहमियां पैदा होती हैं माजी में भी इस तरह के इश्यूज आए और उसके अजीबोगरीब जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जो इस तरह की गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, तो इसका आगे फ्यूचर क्या है? मेरा मतलब कि क्या ये तलखियां ख़त्म हो सकती हैं जो अब गवर्नमेंट इस तरह के प्रोसीजरल इशूज हैं? ये मुझे मेरे नज़दीक कोई ऐसा इशू नहीं था कि एक कंसल्टेशन हो गई, मामला नोटिफिकेशन का था जो खामोशी से चुप करके बैठ के भी तय हो सकता था, लेकिन उस पर जग अंसाई हुई। तो इससे फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो किस तरफ जा सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? अब तो उम्मीद है कि हमको जो बताया जा रहा है, हम तो जो फवाद साहब कैबिनेट से निकलने के बाद ब्रीफिंग देते हैं तो उससे तो ये पता चल रहा है कि चीफ की और प्राइम मिनिस्टर साहब की डिटेल मुशावरत हो गई है और ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, प्रोसीजरल मैटर है, ये हल हो जाएगा। तो लेट अस होप कि ये हल हो जाता है और ये मसला जो है खुश उसलूबी से तय हो जाता है। अच्छा मोइनुद्दीन साहब, हमारी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उस वजह से ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। जी मैं सुन रहा हूँ जी आपको जनरल साहब। तो ये खौफ पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो ये अब हमने देखा कि वो दौर काफ़ी पीछे रह गया, मतलब बुरी ट्रांजिशन हम देख रहे हैं जो हमने तारीख में नहीं देखी। तो ये आपको उम्मीद है कि इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा और जिस तरह हमने एक वो अदालती मामला आया उसको सेटल कर लिया कि एक प्रोसीजर सेट हो गया कि अगर किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी है तो किस तरह मिलेगी, तो अब इसी तरह मुल्क में हम कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि आइंदा कभी कोई इस तरह का मामला नहीं होगा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कोई मसला नहीं आएगा? नहीं, आना नहीं चाहिए और स्मूथली काम चल रहा है। और देखिए मुल्क में आज DGI की पोस्टिंग भी होनी है, किसी ने उस जिम्मेदारी को भी संभालना है। एक ऑफिसर है जिसका टाइम कम रह गया, अगर वो कमांड नहीं करेगा तो प्रोफेशनली सफर करेगा। तो ये चीफ की जाती जिम्मेदारी है देखने की कि ऑफिसर्स को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले और उन्होंने कमांड की हुई है वो तमाम लवाजमात पूरे हों, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पैनल चीफ के लिए जाए तो इस वजह से वो नाराज है कि जी मुझे वक्त के ऊपर कोर की कमांड नहीं दी गई थी और मेरी कमांड नहीं हुई है, तो मैं इसलिए इस दौर से बाहर रह गया हूँ। तो ये भी चीफ की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, क्या आप समझते हैं कोई इसमें प्रोसीजर में चेंज? जनरल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जनरल साहब, ये कि ऑफिसर्स तो देखें हमारे अदारे के ऑफिसर्स हैं और उनका नाम इस तरह से फिर पब्लिक में और आ जाना, किसी तरफ से तो पहले एक सियासी पार्टी बातें कर रही थी, अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है इस सारे वक्त में, उसमें अब इनकी जानिब से इसी तरह से ऑफिसर्स के कैरियर पे तो कोई खुदा न खासा कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नवीद अंजम साहब ने कराची से यहाँ मूव होना था, इन्होंने कोर कमांड करनी थी यहाँ से जाके। तो ये अदारे में भी और बाहर भी कोई नेकनामी के हवाले से कोई सवाल वगैरह तो किसी तरह की कोई चीज़ तो नहीं उठती? नहीं उठना चाहिए। दोनों ऑफिसर्स का बहुत आउटस्टैंडिंग कैरियर है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है और उनको तो हुक्म मिला है कि आप ये संभालिए कोर, उनको हुक्म मिला है कि आप ये ISI का काम संभालिए। वो जब ये मसले आपस के तय पा जाएंगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के और डिफेंस मिनिस्ट्री और जीफ के दरमियान, तो वो चले जाएंगे अपनी पोस्टों पर, ये मसला उम्मीद है खत्म हो जाएगा फिर। और ये हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी अब इस पर बात कर रही है, बातें हो रही हैं कि जी ये देखें ये तो इदारों को बदनाम कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी ये तो ऐसी बस बात है, इमरान खान के हाथ में तो कोई चीज़ नहीं है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि मुसलसल पॉलिटिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ पर ये आर्मी का डिस्कस होना, ये कब तक होता रहेगा? ये अच्छी बात नहीं है। अदारों को घसीटना और उन पर कमेंट्स पास करना और उसको फिर पॉइंट स्कोरिंग करना, अपोजिशन को कोई छोटा मोटा प्रोसीजर लैप्स हो जाए उसको बात का बतंगड़ बनाना, तो ये
अदारे को ऊपर जो है ऐसे मतलब रिमार्क्स पास करना कोई मुनासिब बात नहीं है। हमको अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैच्योर अप्रोच अपनानी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए, और इस मसले को खामा उछालना नहीं चाहिए सब तरफ ठीक अपने बयानात से। सही सर, मुझे ब्रेक लेनी है, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल है कि जी ईरान की तरफ से वफ्द आया है, ईरानी आर्मी चीफ भी आए हैं। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस देखते हैं आप? पाकिस्तान के सऊदी अरब से भी ताल्लुकात है, ईरान से भी, खत्ते में जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, उसमें कितना अहम है जी? तो हमको अपने देखते हुए चलना है और ताल्लुकात बेहतर बनाने, और ये इस वक्त इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि तमाम लोग जो हैं पेरिफेरल स्टेट जो अफगानिस्तान के चारों तरफ हैं जी, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम हालात को देखते हुए अफगानिस्तान की नई हुकूमत और बुरी हुकूमत को रिकग्नाइज करेंगे। सही। तो वो मुशावरत भी चलती रहती है, तो ये अफगानिस्तान के ऊपर जी जी तो मेरे ख्याल में खुशायद बात है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है। जी जी। तो हमको यानी मेरे ख्याल में ये जो DJISI की तरक्की का मामला था, ये अपनी जगह थोड़ा सा जो हिकअप आया, और बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही हैं और तेज़ी से मामला जो हैं उस तरफ जा रहे हैं, जो इदारों के काम है वो उसी तरफ लगे हुए। ब्रेक का वक्त है। जनरल टाइट साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं, और उसके बाद बात करेंगे मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी की, उनके केस की क्या अंदर बातें हुई, और बाहर जो कुछ कहा गया, ये जादू टोना के जी हुकूमत तो इस तरह चल रही है, नाम इस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। हमारे सियासतदान बाज़ औक़ात अजीबोगरीब बयान देते हैं, और कभी तो ऐसे लगता है कि वो हद ही पार कर गए हैं, बल्कि गिर ही गए हैं। मरीम साहिबा ने जो कहा और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने जो उसका जवाब दिया है, दोनों तरफ बड़ा अफसोस होता है। मरीम साहिबा ने कहा कि जी जो शख्स जादू टोने और झाड़ फूंक से हुकूमती मामला चलाता है और मुल्क की अहम तरीन तकरीरियाँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से बरह रास्त है, जादू टोने से करता हो, वज़ीर-ए-आज़म की जगह और अहम तकरीरियाँ जिन्नात करते हों, इनकी टाइमिंग वो तय करते हों, तो ऐसे हालात में दुनिया के सामने तमाशा ही बनेगा। और ये अब जादू टोने की बात, फिर शहबाज गिल साहब जवाब देते हैं जी मरीम नवाज़ जो को चुड़ैल कहते हैं, और कहते हैं जी वीडियो बयान में उन्होंने कहा है जी सियासी चुड़ैल आज जिन्नात और जादू टोने के ताने दे रही है। गुलाम नबी साहब, ये क्या हो रहा है? यानी अब यहाँ कुफ्र के फतवे लगेंगे, जादू हराम, जो करने वाला काफिर। अब ये यानी आपको पता है किस तरफ इशारा है, सबको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से जब इस तरह बात की जाती है तो वो किस तरफ इशारा है। नहीं, अब ज़ातियात पर जाएंगे, ख़वातीन की बात करेंगे, जो सियासत में नहीं है उनको बीच में घसीटेंगे, तो फिर जवाब भी उस तरह से देंगे। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये हमारे मुल्क की सियासत का वो गंद है जो इस तरह से कोई रहनुमा, मैं इसमें किसी को भी स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तमाम पार्टियाँ एक से बढ़कर एक, ये हम गुज़िश्ता 30 सालों से देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग होती थी, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ हो गई, आपस में लड़ाइयाँ, एक दूसरे को गद्दारियाँ, एक दूसरे को घसीटना, फिर आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हो गई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक दूसरे, इसी तरह से नवाज शरीफ कभी सरहदी गांधी किसी को कहा जाता था, कभी किसी को, यानी ऐसे इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते रहे हैं जो लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब की अहलिया का इसमें क्या आपको भी पता है कि उस तरफ इशारा किया जाता है, और अब ये हद पार की जा रही है, ये जादू टोने और ये करके आप और बहुत सी बातें कर सकते थे। इसकी क्या जरूरत थी कि फिर आप शहबाज गिल साहब को मौका दे रही हैं कि वो फिर आपको चुड़ैल कहेंगे? देखें, आप किसी के झूठे को झूठा कह दें तो आपके सच्चे को झूठा कोई बंदा कह सकता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर एक पार्टी की जो रहनुमा है उन्होंने अगर इस तरह की बात की थी तो इनको खंदा पेशानी का सबूत देना चाहिए था। ये कहते हैं कि चले आपने कर दी है, आपने अपना आप दिखा दिया है, आप बचना किसी जादू टोने से। ठीक है, लेकिन बात ये है उधर भी कोई कम नहीं है। अच्छा ठीक है, जो बातें आप पिछले उसके बाद एक अगर 3 साल के बयानात उठा के देख लें, अगर मरीम नवाज ये कहती हैं कि जनाब जादू टोने से जादू टोना चलाया जा रहा है, वो किसी का नाम नहीं ले रही,
वो किसी का नाम लेके ये बात नहीं कर रही। सबको पता है लेकिन मतलब नहीं, आपको पता है, किसको पता है, किसको पता है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। शहबाज गिल साहब तो डायरेक्टली नाम लेके ये बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है उनको ये इस तरह नाम लेके जातियात पे नहीं आना चाहिए। एक वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने जब शेरी मजारी के बारे में बात की थी तो उस वक्त सारी कौम ने उनको कंडेम किया था कि भाई बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मरीम साहब ये कहती रहे, फिर नाम लिए बगैर वो कहती रहे कि जी इमरान खान जादू टोना करते हैं और इसके तहत फैसले होते हैं, सब ये जिन्नात फैसले करें, फिर वो इस तरह से कहती रहे, फिर जायज है यानी नाम अगर वो नहीं लेती। देखिए तो सर नाम मेरी बात सुने कि किसी खातून का नाम लेके शहबाज गिल साहब ये जो बात कर रहे हैं सर वो गलत है, मैंने तो शुरू में कहा है। हाँ वैसे जनरलाइज आप बात कर लें, मरियम ने एक जनरल बात की है तो वो भी तो जादू टूने पे चल रहा है, तो चढ़ रहा है जादू टूने पे, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जादू टूने पे चल रहा है। आपने तो खुद अखज़ कर लिया कि उसको किसी से मिला दिया, मरियम ने तो नहीं कोई नाम सब जानते हैं जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का हुआ तब भी ये बातें हेडलाइंस में बन गई थी, हर तरफ उस तरफ इशारा किया जाता है, चहमो गई तो ये होती हैं। अच्छा गुलाम साहब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सवाल मरियम साहब से जो हुआ, जो कि उनके केस में लिखा हुआ है, एक रिपोर्टर ने सवाल किया, उस पर मरियम साहब ने क्या जवाब दिया, बल्कि कहना चाहिए क्यों जवाब नहीं दिया। देखिए गुलाम साहब उस चीज़ को छोड़ दें, वो हालांकि आपने जो दरखास्त मरीम साहब ने दी उस पर यानी इन्होंने साइन किया हुआ है, खुद दरखास्त दाल में लेके गई है, वहाँ उस केस का हवाला दिया है जिसमें मलिक क़य्यूम साहब को सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त होते थे एहतसाब के करता धरता, वो उनको कह रहे हैं कि जनाब सख्त सज़ा दें बेनज़ीर को, आसिफ जरदारी को, और फिर वो केस आगे जाता है, वो उस ऑडियो की बिना पर वो फिर उनको सज़ाएं ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये लिख के दे रही है कि उनकी सज़ाएं ऑडियो की वजह से ख़त्म कर दी गई थी, दबाव डाला गया था उसमें सेनेटर सैफुर रहमान की तरफ से बेनज़ीर और जरदारी साहब के खिलाफ, इसलिए उनकी सज़ाएं ख़त्म हुई थी, लिहाजा अरशद मलिक का हमने कह दिया है, उसकी वीडियो हम सामने लेकर आए, इसलिए हमारी सज़ाएं भी ख़त्म कर दें। ये उनकी ग्राउंड है, वो कहती है नहीं उसकी बात ही ना करें। मलिक क़य्यूम साहब तो इस वक्त बड़े सदमे की हालत में हैं, उनके भाई इंतकाल कर गए हैं, उनकी इस तरह के वो वाक़यात आपको पता है कि गुज़िश्ता सदियों से ये सिलसिले चले आ रहे हैं, गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो इसी तरह के केसेस से और इसी तरह की टेलीफोन कॉल्स से और इसी तरह के मामला से भरी पड़ी है, जिसमें पहला मार्शल से लेके आज तक की सूरत हाल आपको नज़र आती है, फिर आपको जजेस के हवाले से आपको सूरत हाल नज़र आती है। अभी भी जो मरियम नवाज़ मुख्तलिफ मौक़े पर बात करती हैं कि उनके पास टेप्स हैं और एहतसाब अदालत के जज को क्या क्या कहा जा रहा था, कौन सा जज किसको क्या कह रहा था, किसको किस तरह से जो निगरान जज मुकर्रर किया गया था, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इस गंद को जितना उछालते जाएंगे ज़ाहिर है कि आप इसको लस्सी को रिड़कें तो मक्खन निकलता है और गंद को रिड़कें तो गंद ही निकलेगा। तो ये किसी भी पार्टी की जानिब से या किसी भी उसकी जानिब से कोई उसमें वो नहीं है चीज़। सर मैंने पीडीएम पर भी बात करनी है। हाँ जी मौलाना साहब अब नाखुश हो गए हैं फिर नून लीग से, इस पर भी आना है। बाबर डोगर साहब आपका इस पर कमेंट, जो बातें इरफान कादिर साहब ने की जी वो कैलेबरी की बड़ी ताने दिए जाते हैं कि वो जाली ट्रस्ट डीड हमने दे दी थी, वो कह रहे हैं जी मैं ऐसी चीज़ें सामने ले आया हूँ कि शायद अभी फैसला हो जाए, वो कह रहे हैं कि अभी शायद फैसला हो जाए, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि जी शायद मरीम साहबा नाराज़ हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी फैसला कर दें और आप गारंटी कर दें कि जी नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, तो अभी मैं उनको बुलवा लेता हूँ। ये भी वो कह गए हैं। उसामा साहब, मरियम साहब ने तो ये भी कहा था कि जनाब पाकिस्तान में तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। बाद में लंदन में भी जायदादें निकल आई, पाकिस्तान में भी बेतहाशा जायदादें निकल आई। अभी आप बात कर रहे थे वीडियो टेप्स की, मुझे एक बात बताएं कि वो वीडियो टेप्स जो सुने ना, किस तरह से नवाज शरीफ वो बात कर रहे हैं, किस तरह से शहबाज शरीफ उनसे कह रहे हैं कि जनाब इसको अंदर करो जरदारी को, तुमने तो कहा था इसको सज़ा दे दूंगा, इतना डिले क्यों हो रहा है, इसको फौरी तौर पर सज़ा दे दो, 2 साल से पहले इसको बाहर नहीं आना चाहिए। किस तरह से मलिक क़य्यूम को डिक्टेट किया जा रहा है कि जनाब की ये, और उसकी बुनियाद इन्होंने खुद रखी हुई है। जजेस को आज ये इतना रोला डाल रही हैं, जज जो कोर्ट में फिर ये पूछा जाएगा कि जनाब ये जिन्होंने जो डिक्टेशन दे रहे थे मलिक क़य्यूम साहब को, वो कौन थे, कौन उस पर प्रेशर डाल रहा था। अब तो ये जो टेप है, इस टेप के भी ताने बाने हैं। वो जनाब जो बंदा है, जो जज है, वो जाके हसन नवाज से भी मक्के में मिल के आया, वो मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिल के आया। तो इसका मतलब ये कि उस जज को कौन जो था वो उसके साथ बारगेन कर रहा था, कौन उस पर दबाव डाल रहा था। फिर उसकी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो जो है वो भी सामने आ गई।
तो सारी चीजें तो उसामा साहब क्लियर है। आप उसको बेस बना रहे हैं उसी केस को, और फिर उस पर बात भी नहीं करना चाह रहे। अदालत में तो आप लिख कर दे रहे हैं तो सर कोर्ट में तो बात होगी ना, कोर्ट में तो सारी चीजें खुलेंगी। कोर्ट में तो होगी कि जनाब ये जो पुरानी जिस वीडियो की बात की जा रही है वो वीडियो कौन थी, किसने वो किसने फोन किया था, किसको फोन किया था, क्या कहा जा रहा था, क्या डिमांड की जा रही थी, किस तरह जरदारी साहब को अंदर कर दिया जाए, मोहतरमा को अंदर कर दिया जाए, उनको सजा क्यों में डिले क्यों हो रहा है, फौरी तौर पर सजा दी जाए। लेकिन देखिए यही बातें सर, इरफान काजी साहब ने कहा नवाज शरीफ मरीम नवाज का एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मलकियत से मुतल्लिक कोई दस्तावेजात हैं ही नहीं, ये तो केस ही नहीं बनता पब्लिक ऑफिस होल्डर का। मरियम कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही नहीं, लेकिन कौम समझती है कि वो इस काबिल तो हैं, लेकिन वो कभी रही नहीं, तो ये केस ही नहीं बनता, इसको भी खत्म कर दें। सर उसकी बेनिफिशियल ऑनर कौन थी? हाँ यही तो रिकॉर्ड में तो यही है कि उसकी बेनिफिशियल ऑनर जो थी वो मरियम नवाज थी। अच्छा, तो कल तो ये कह देंगे जी हसन और हुसैन का भी उससे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, वो तो अभी भी कतरी खानदान, नया कतरी खाता आ जाएगा जी, ये कतरी खानदान की मल्कियत है अभी भी। या वो वैसे हमने तो उनसे वैसे रिक्वेस्ट की कि जी लंदन में हमारे पास किराए के पैसे नहीं है तो उस घर में रहने दें वरना किराया पड़ेगा। इस तरह का भी कल खाता आ जाएगा उस समझ। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, चूंकि वक्त कम है, पीडीएम माइनस जो पीपल्स पार्टी और एएनपी जितनी पीडीएम बची थी, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे शहबाज शरीफ पर, मुलाकात हो गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, शहबाज शरीफ ने ज़्यादातर बातें मान ली, अब वो कह रहे हैं निकलो बाहर। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं रोड कारवां, वो तो निकल ही नहीं रहे शहबाज शरीफ साहब, वो मुफाहमत वाला सारा जो टोला है वो कह रहा है कि नहीं जी। मौलाना साहब नाराज़ हो गए इस पर, ये क्या हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि वो अपनी स्ट्रीट पावर जो है वो भी शो करें और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले इंतखाबात में उनको इस हवाले से ज़्यादा शेयर मिले। वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करना चाहते हैं, रोड्स के ऊपर उनकी ख्वाहिश है कि निकला जाए। और जाहिर है कि इस सारे माहौल में अगर आप देखें, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई वर्कर कोई निकल सकता है या निकाला जा सकता है तो वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है। और मौलाना फजलुर रहमान अब इस तमाम सियासी सूरत हाल से मुकम्मल और बेहतरीन फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो बार बार इसीलिए कहते हैं कि ये हम रोड कारवां ज़रूर करेंगे, तो वो एग्री भी कर लेंगे इनको के साथ रोड कारवां भी किया जाए। आपने एक और ख़बर भी देखी होगी कि उनकी जगह पे मरियम नवाज जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब की जगह पे फैसलाबाद, और वो लाहौर से रैली की शक्ल में जाएंगी। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की कि कारवां होना चाहिए, तो शायद वो कारवां वाली आपकी ख्वाहिश जो है वो भी मरियम पूरी कर रही हैं जब वो फैसलाबाद जाएंगी। ठीक। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, मरीम साहबा सामने आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ कहा गया कि लाहौर से निकलो, और वहाँ पर खिताब भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। उस समय आप खुद ही तो कह रहे थे कि वो सीढ़ी से गिर गए थे और ज़ख्मी हैं और डॉक्टर ने उनको रेस्ट का कहा है, तो वो बेचारे रेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि वो उनकी कमर दर्द हो रही है, उस कमर दर्द में वो यहाँ से अब कारवां लेके फैसलाबाद पहुँचें और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई ऐसी तकरीर कर दें कि बाद में शहबाज शरीफ साहब स्टेज से उसकी वजाहतें देते फिर पूरी कौम को और बहुत सारे और लोगों को, तो वो बेचारे तो अब इतने जोगे नहीं है कि अब वो मौलाना साहब से मुलाकात अगर कर सकते हैं, उठ के मिल सकते हैं, तो इतना तो गाड़ियाँ भी उनके पास अच्छी हैं, वो जा सकते थे। शायद शहबाज शरीफ साहब भी मिले ना मौलाना साहब, ये रिस्क कैसे लिया कि नवाज शरीफ भी वहाँ तकरीर करें, मरियम भी तकरीर करें और उसकी वजाहतें जो है वो बाद में शहबाज शरीफ करें, इतना बाद नहीं वो उठा सकते सर। अच्छा चलें, शायद शहबाज शरीफ साहब ने वो एक दफ़ा ही स्टेज आखिरी दफ़ा उनके साथ शेयर की जब मरीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वीडियोस चला दी थी, तो शहबाज शरीफ साहब कहते फिर रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे बस बुलाया गया, उसके बाद ये कर दिया। उसके बाद तो कहते हैं अब स्टेज पे मरीम के साथ नहीं बैठना। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और स्टेज सेट हो रहा है, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने राज भी बता दिया है कि पंजाब में हुकूमत कैसे बनी थी, जहाज़ कैसे उड़ा था। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जहांगीर तरीन साहब फिर एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स शुरू कर दी हैं, खिताब भी शुरू कर दिए हैं, और उसमें भी किया है कि जी कुछ लोग हमारे कम थे, 23 लोग आज़ाद जीते थे पंजाब में। इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि हुकूमत का फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है, पंजाब में हुकूमत नहीं होगी तो क्या बनेगा। तो फिर तरीन साहब कहते हैं जी मैंने कहा आप फिक्र ना करें, और फिर सबको पता है कि फिर जहाज़ उड़ा।
और फिर लोग भी आ गए, तो वो बता रहे हैं कि बड़ी उनकी काविशें थीं, लेकिन फिर किस तरह उनके खिलाफ साजिशें हुई। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अब बदलती सियासी सूरत हाल में, ये आपने नोट करना है, ये बड़ा अहम है, बदलती सियासी सूरत हाल में अब फैसला करेंगे। उन्होंने अपने ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा मैं वुज़रा का, पार्लियामेंटेरियंस का, मुशीरों का शुक्रगुजार हूँ, यानी उनका जो इस ग्रुप का हिस्सा है उनका शुक्रगुजार हूँ, और हम सब मिलकर अब फैसला करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। बाबर डोगरा साहब, ये अच्छा फैसला क्या होने वाला है? बदलती सियासी सूरत हाल में जो तब्दीली आई है माहौल में, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी बदल रहे हैं। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पीटीआई ने वो तमाम लोग जो वो त्यारा उड़ा था और जिन जिन लोगों को उन्होंने पीटीआई में उसको शमूलियत इख्तियार की थी, अजमल चीमा या लगारी साहब या बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं, उनको अब पीटीआई ने वैसे टिकट नहीं देना। तो फ़िलहाल तो उनको मिनिस्टर रखा हुआ, जो मिनिस्ट्रियाँ दी गई हैं वो भी सारी खुडे लाइन है, यानी कि वो मिनिस्ट्री ना होने के बराबर ही है। जहाँ पर अजमल चीमा को अकोमोडेट किया हुआ है, नमान लंगड़ियाल को जो मिनिस्ट्री दी हुई है, तो उसमें ना कोई बजट है, ना कोई उसका डिपार्टमेंट है, ना कुछ है, बस बेमहकमा गुजरे हैं ये सारे। बस वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि डर ये है कि अगर उन्होंने छोड़ा तो फिर हाल वही होगा जो नज़ीर चौहान का हुआ, जहांगीर तरीन का या जहांगीर तरीन का हुआ या वो लगारी का हुआ। तो वो ये नहीं चाहते कि वो भी कि उन पर भी पर्चे दर्ज हो जाए, एफआईआर उन पर चढ़ जाए। तो फिलहाल तो वो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, लेकिन उन सब को ये पता है कि हमें पीटीआई ने टिकट नहीं देना। तो जहांगीर तरीन बहाल वो उनका ग्रुप है, जितने भी लोग हैं 22-23 उनमें एमपीएज हैं, कोई 7-8 एमएनएज हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि जनाब हम अगला जो इलेक्शन है, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं, जो आज़ाद इलेक्शन जीते थे, जिसमें उसमें नवानी साहब थे, अजमल चीमा और बहुत सारे। तो अब ये जो है इनको पता है कि टिकट तो मिलना नहीं है। तो जो मेरी इतलात है कि पीपल पार्टी के साथ इनकी बातचीत चल रही है, पूरे ग्रुप की। और जहांगीर तरीन जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि वो साउथ पंजाब में पे पार्टी को देखें। इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब भी आए, बिलावल भुट्टो भी आए, यूसुफ गिलानी साहब ने भी एफर्ट की, तो वो साउथ पंजाब में कोई ख़ास कामयाबी अभी तक पे पार्टी को नहीं मिली। वो क्लेम तो ये करती है कि साउथ पंजाब में हम डेंट डालेंगे, लेकिन वहाँ से अभी तक पे पार्टी के साथ कोई बड़ा ग्रुप नहीं चला। तो अब जहांगीर तरीन वहाँ पर मुतहरिक हो रहे हैं, वो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ही उनका वहाँ पर खासा अच्छा क्लाउड है वहाँ पर उनका। आप देखें कि जो मुल्तान में कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो लोग आज़ाद जीते हैं, जी पीटीआई तो वहाँ से नहीं जीती, सारे आज़ाद जीते हैं। जी। वो आज़ाद जो लोग जीते हैं उनको उनके पीछे कौन था? अच्छा, जहांगीर खान तरीन थे, उनकी सपोर्ट से सारा आज़ाद ग्रुप जीता। तो इसका मतलब ये है कि इनका वहाँ पर अच्छा खासा असर और रसूख तो मौजूद है। अब वो इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी वजह से आपकी पंजाब की गवर्नमेंट बनी थी, और अब वो ये जो उनको रिमाइंड करवा रहे हैं, याद जहाज की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी, अब जहाज नहीं होगा। अच्छा, अब आप बंदा ढूंढे जो आपके लिए बंदे इकट्ठे करता फिर जहांगीर तरीन नहीं कर रहे। ठीक है, गुलाम नबी साहब वो अब भी कह रहे हैं कि इमरान खान सबसे मुख्तलिफ थे। मैं भी समझता हूँ इमरान खान सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन बस साजिश हुई और 1.5 साल में मुझे दूर कर दिया गया और ये सब गिले शिकवे। लेकिन पीपल्स पार्टी कैसे एक बेहतर चॉइस हो सकती है? पंजाब में उनका कोई चांस नहीं हुकूमत बनाने का, तो अगर उनके साथ मिल भी जाएंगे तो फिर वो बात तो नहीं बनेगी। यानी जिस तरह या तो हो कि कोई इत्तेहाद की तरफ जाया जाए, काफली की तरह, यानी फ़िलहाल तो ऐसे लगता है। फ़िलहाल जो दो सोचें हैं जहांगीर तरीन साहब के पास। एक तो जहांगीर तरीन साहब अपना पीटीआई का, वो कहते हैं पीटीआई मेरी जमात है, तो वो किसी इस ऐसी उसमें भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेकेटी ग्रुप हो जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी, इस तरह की कुछ सूरत हाल हो जाए, और इनमें से जो लोग वाक़तन आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन इन इस पूरी जमात में, बाकी तो जो होंगे सो होंगे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी इस जमात में मौजूद रहे हैं अभी, और बड़ा असर और रसूख है। और अगर आप ये कहें कि पंजाब हुकूमत और फेडरल अगर ये उनकी मरहून मिन्नत है तो बिल्कुल ये बेजा नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि उनकी अपनी जमात की हुकूमत के दौरान उनको इश्तिहारी बना दिया गया। उनका नाम जो है वो शुगर चीनी माफिया के तौर पे आ गया।
और फिर बाकी सारी सूरत हाल आपके सामने है। ठीक। उनके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत राज हैं, लावा है। अगर वो बड़े बर्दाश्त के हामिल शख्सियत हैं कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, यकीन माने अगर वो बाकी जिस तरह से शहबाज गिल और फवाद चौधरी और बाकी लोग बातें करते हैं या और कई लोग जो है बात कर रहे होते हैं जहांगीर तरीन के हवाले से, अगर वो 4 से 6 जुमले बोल दें तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए वो 4-6 जुमले ही 5-4 साल हजम नहीं होंगे। तो वो बहुत बर्दाश्त से वो चल रहे हैं। ठीक जी। अच्छा। उनके पास ये वही मैं एक जुमला उन्हीं का किसी जगह कहा हुआ मैं आपको दोहरा देता हूँ। जी जी जल्दी से कि चीनी चोर का जहाज ही तो सब जगहों पे जाके ले रहा था, उस वक्त नहीं पता था कि चीनी चोर के पैसे हैं। ठीक। अच्छा सर ये एक जुमला मुझे क्लोजिंग करनी है जी। अच्छा फिर ये है जी जी एक ये है, दूसरी जल्द अज जल्द वो एक तो पीटीआई के अपना ग्रुप जो है उसको इंटैक्ट रखने की, लेकिन अगर वो उस तरफ किसी वजह से वो ना कर सके तो वो यहाँ पे उनकी बात PMLQ से भी चल रही है, उनकी नून लीग से भी चल रही है। अच्छा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सब के लिए काबिल कबूल है वो, और उन्होंने सब के लिए काबिल कबूल है क्योंकि उनके पास 15 से 20 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। ठीक है, उनके पास वो सब के लिए काबिल कबूल है। बाबा डोगर साहब कोई गाड़ी भी ले रहे हैं सीएम पंजाब सीएम पंजाब साहब जो है उनके साथ हाथ हो गया। पंजाब की एक ताकतवर शख्सियत जो है वो उनसे उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो ले गई है। अब उनके पास बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी नहीं है। 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं लेकिन उनमें बम प्रूफ गाड़ी नहीं है। अच्छा। तो बड़े परेशान फिर रहे हैं और उन्होंने सोचा है कि एक नई बम प्रूफ गाड़ी अपने लिए खरीदी जाए क्योंकि ताकतवर शख्सियत उनसे गाड़ी ले गई है। और आप कहते हैं जी वो पैसे खर्च नहीं करते। ये है कि 14 करोड़ रुपए की बम प्रूफ गाड़ी उनके लिए खरीदी जा रही है। 14 करोड़ की बम प्रूफ गाड़ी आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेयर भी साथ साथ चला रही है, तो ये कि वो भी साथ यानी सादगी भी अपना रहे हैं ऑस्टेरिटी मेयर्स में। और अब आपने गिला नहीं करना कि जी ये डेवलपमेंट का फंड जो है वो खर्च नहीं होता। देखिए सीएम के पास जो फंड है वो 14 करोड़ तो गया एक ही झटके में। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।